नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हूं और आपके बीएसएससी सीजीएल 4 की तैयारी को लेकर मैं लगातार जो है वीडियो के माध्यम से, नोट्स, टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, इवेंट टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ हमेशा बना रहता हूं। और उसी क्रम में मैं अगला वीडियो लेकर के आया हूं जो ज्योग्राफी टॉपिक 2 का है। मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी को लेकर के हमने 36 टॉपिक निकाले हैं, ठीक है, पीवाईक्यू से छांट करके, और जो भी प्रश्न आए हैं इन्हीं 36 टॉपिक से आए हैं। और उसी पर मेरा विचार था कि एक डिटेल वीडियो जो है, ऐसा वीडियो जो कि उन सभी 36 टॉपिक को अच्छे से कवर करे और भविष्य में जो है प्रश्न किस तरह के पूछे जा सकते हैं, इन चीज़ों को अच्छे से कवर करते हुए सारी चीज़ों को देखा जाए। तो चलिए इसी क्रम में, और मैं बता दूं कि कल 1 फरवरी है और कल इवनिंग तक जो है, ऐसे तो कल संडे है और संडे को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे फुल लेंथ टेस्ट ऑर्गेनाइज करता हूं, जो कि पूरी तरह से एग्ज़ाम के बेसिस पे ही होता है। जो कि आपका हाल में आप देखें दरोगा का एग्ज़ाम, तो उस तरह के प्रश्न भी डाले जाते हैं। और जो आगे का ट्रेंड है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अमूमन, लेकिन उस पर जो है आपको टेस्ट सीरीज़ में या फिर कहीं भी उस तरह के प्रश्न काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तो उन सारे प्रश्नों को जो है हम इसमें लेकर के आपके सामने आते रहते हैं। तो कल जो है टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट, तो मेरी गुजारिश रही कि आप उसे ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट लगता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों से शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। जैसा कि मेरा चैनल का नाम है नूतन टेस्ट सीरीज और ये नोट्स मैंने बनाया है। तो चलिए, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, ये टॉपिक 2 है, ठीक है, टॉपिक नंबर 2। पहले टॉपिक का जो है वीडियो आ चुका है। चलिए, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, सामान्य परिचय। पृथ्वी सौरमंडल का भाग है, सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है और लाखों आकाशगंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, हम अभी पृथ्वी पे हैं, ठीक है, पृथ्वी पे बैठे हुए हैं और पृथ्वी जो है सौरमंडल का भाग है। सौरमंडल में सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में है, ठीक है, और 8 ग्रह जो है लगातार सूर्य का चक्कर काट रहा है, ठीक है। उसी 8 ग्रहों में से एक ग्रह हमारी पृथ्वी है। बात करें ऐसे सौरमंडल की, तो इस तरह के बहुत सारे, जैसे सूर्य एक तारा है तो ऐसे असंख्य तारों से मिलकर के आकाशगंगा का निर्माण होता है। ऐसे ही असंख्य आकाशगंगाओं के मिलने से जो है ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है। एक सेकंड दोस्तों, मैं इसको हटा लेता हूँ। चलिए, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं। ध्यान दीजिए, परिभाषा। सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। तो छोटे छोटे परमाणु से लेकर के विशाल आकाशगंगा का जो सम्मिलित रूप है वो ब्रह्मांड कहा जाता है। आगे देखते हैं। सौरमंडल की रचना निहारिका नामक विशाल गैसीय पिंड से हुई। निहारिका जो है दोस्तों, गैसों का एक बादल समझिए इसको, ठीक है। निहारिका क्या है? गैसों का एक बादल है और उसी से मिलकर के जो है सौरमंडल की रचना हुई है, ठीक है। और निहारिका आपसे पूछा जाए तो गैसीय पिंडों से निहारिका का जो है ये हुआ है। गैस का गोला है ये, एक तरह से समझ लिए। गैसों के बादल को जो है हम लोग निहारिका कहते हैं। आगे, सौरमंडल का 99% से अधिक द्रव्यमान जो है वह सूर्य में निहित है, ठीक है। शेष से अन्य ग्रह बने हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सौरमंडल है उसका 99% जो द्रव्यमान है वह सूर्य में है, ठीक है। और बाकी का जो 1% है वो 8 ग्रहों से मिलकर के बना है, ठीक है। एक सेकंड, चलिए अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। आगे अवधारणाओं की बात की गई है, ठीक है। चलिए, सौरमंडल से लेकर के कई सारी अवधारणाएं हैं, जिसमें 2 अवधारणाएं जो हैं वो महत्वपूर्ण है। पहली अवधारणा है जियोसेंट्रिक अवधारणा। देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जियो मतलब होता है पृथ्वी, जैसा कि आपको हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जियो का जो अर्थ होता है वो पृथ्वी होता है। और सेंट्रिक मतलब केंद्र। जब भी
पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाएगा, वैसी अवधारणा को कहेंगे जियोसेंट्रिक अवधारणा। ठीक है, तो चलिए, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। यह जो अवधारणा है ये जियोसेंट्रिक अवधारणा है और इसके जो प्रतिपादक हैं वो टॉलमी है। टॉलमी को लगता था कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है और सूर्य व अन्य ग्रह जो है वह पृथ्वी का चक्कर काट रही है। आगे, सॉरी एक सेकंड, देखिए अगला जो है अवधारणा वो है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। ये कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया था। हेलियो मतलब होता है सूर्य, मतलब अगला जो चीज़ आएगा इसमें, तो ब्रह्मांड के केंद्र में कौन होगा? सूर्य होगा। इन्होंने टॉलमी का खंडन किया और इन्होंने क्या कहा? सूर्य जो है वह ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी व अन्य ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो वह कॉपरनिकस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, केपलर। 16वीं सदी में केपलर ने ग्रह के गति संबंधी नियम दिए थे। ठीक है, ग्रह के गतियों के नियमों की खोज जो है केपलर ने किया है। सूर्य को ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो केपलर हैं उन्होंने क्या कहा, जैसे सौरमंडल के केंद्र में जैसे सूर्य है, ठीक है, और सपोज कीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है सूर्य का लगातार जो है चक्कर काट रही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है या फिर कोई भी जो ग्रह है वो सूर्य का जो परिक्रमा करता है, तो उसका जो पाथ है वो कैसा होता है? इलिप्टिकल पाथ होता है, जिसको दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग याद रखें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको, वैसे साइंस में जब फिजिक्स हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको केपलर के नियम पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। केपलर तक हो गया था, अब आगे है हर्शेल। हर्शेल ने 1805 में बताया कि पृथ्वी और सूर्य आकाशगंगा का केवल एक अंश मात्र है। ध्यान दीजिए, हर्शेल ने क्या कहा कि पृथ्वी और सूर्य जो है वह आकाशगंगा का केवल एक छोटा सा भाग है, छोटा सा अंश है। ठीक है, और एडविन हब्बल ने कहा कि आकाशगंगाओं के बीच जो है दूरी बढ़ रही है। इससे उन्होंने कहा इसके आधार पर कि ब्रह्मांड का जो है विस्तार अभी भी जारी है। ठीक है, अब चलिए ब्रह्मांड उत्पत्ति के बारे में कुछ सिद्धांत हैं उसको देख लेते हैं। बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है, यह सर्वाधिक प्रचलित व मान्य सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक जो हुए वह जॉर्ज लेमेत्रे हुए। ठीक है, व्याख्या इसकी रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में किया है और इसकी पुष्टि डॉपलर प्रभाव से होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे जो डॉपलर इफेक्ट की बात की गई है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है लाइन है, और आप इसको याद रखेंगे। यहाँ से जो है प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो बिग बैंग सिद्धांत है उसकी पुष्टि जो है किससे होती है, तो आपको याद रखना है डॉपलर प्रभाव के द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। आगे प्रक्रिया की बात करें तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड जो है भारी पदार्थों से निर्मित एक सूक्ष्म गोलाकार पिंड था। अब ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड जो है एक सूक्ष्म गोलाकार पिंड के रूप में था। ठीक है, अब इस गोलाकार पिंड, चूंकि ये बहुत छोटा है तो इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन जो है, आयतन मिनिमम होगा। कितना होगा? मिनिमम होगा। ध्यान दीजिएगा, कितना होगा? बहुत कम। ठीक, वहीं इसका ताप और घनत्व जो है मैक्सिमम है, अनंत है, यानी इन्फिनिटी है। ठीक है, घनत्व इसका कितना है? इन्फिनिटी। ठीक है, और इसका जो ताप है, तापमान, वह भी चरम पे था। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लूँ। चलिए देखते हैं आगे। हम लोग देखते हैं महाविस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए जो आज भी गतिशील है। महाविस्फोट, चूँकि एक जो छोटा सा गोला था ये ब्रह्मांड, उसी में महाविस्फोट होता है। ठीक है, और उसके बाद जो पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए, ठीक है, जो आज भी गतिशील हैं।
समय, स्थान एवं वस्तु की उत्पत्ति हुई। यहीं से, इसी महाविस्फोट के उपरांत समय, स्थान और वस्तु की उत्पत्ति हुई। इसके डीप डिस्कशन में हमें नहीं जाना, क्योंकि वो फिर क्वांटम फिजिक्स की बात हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन व हीलियम के बादलों के संकुचन से तारे व आकाशगंगाएं बनी। आगे देखते हैं तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ। तो सौर मंडल जो अभी वर्तमान में हम लोग देखते हैं, उसका विकास आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, बात करें स्थिर अवस्था संकल्पना की। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, हॉयल ने प्रस्तुत किया था। स्थिर अवस्था संकल्पना जो है, स्टेडी स्टेट थ्योरी, इसमें हॉयल ने कहा था कि ब्रह्मांड की जो अवस्था है वो आज भी स्थिर है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन स्वरूप सदैव एक जैसा है। ब्रह्मांड का जो स्वरूप है वह एक ही जैसा है, लेकिन यह मान्य नहीं हुआ। मान्य क्या हुआ? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, आगे आकाशगंगा एवं निहारिका। निहारिका के बारे में आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि गैसों का एक बादल है। हाइड्रोजन गैस के विशाल बादलों का संचयन, यहाँ से आकाशगंगा का निर्माण शुरू होता है। तो जब भी निहारिका की बात आएगी तो निहारिका गैसों का एक बादल है। ठीक है, और वहीं से क्या होता है? आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जी। आकाशगंगा गुरुत्वाकर्षण से बंधे तारों, धूलकणों एवं गैसों का तंत्र है। इससे अवरक्त किरणें, गामा किरणें, रेडियो किरणें, एक्स किरणें आदि निकलती हैं। इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, आगे देखिए, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। आगे देखते हैं मंदाकिनी। हमारी जो आकाशगंगा है उसे मंदाकिनी कहा जाता है, और उसका आकार जो है सर्पिलाकार है। इसके केंद्र में बिल्ज है, केंद्र को बिल्ज बोलते हैं, और मतलब केंद्र में ही ब्लैक होल होता है। यहाँ तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। देखिए, आकाशगंगा जो है, इसके केंद्र में एक ब्लैक होल पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? ब्लैक होल पाया जाता है। और इसका ब्लैक होल के बारे में आप अभी पढ़े थे कि बहुत अधिक जो है इसका घनत्व होता है, घनत्व इन्फिनिटी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अन्य नाम जो आकाशगंगा का है। तो पृथ्वी से जो आकाशगंगा हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, जो उसका पृथ्वी से दिखने वाला भाग है वह स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग इन फैक्ट्स को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक सेकेंड, देखिए अन्य तथ्य की बात करें तो सबसे नज़दीकी जो आकाशगंगा है, अब ध्यान दीजिएगा, चूँकि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी के जो सबसे नज़दीकी जो आकाशगंगा है वह एंड्रोमेडा है। कौन सी है? एंड्रोमेडा। और यह इसकी दूरी कितनी है? तो 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब 22 लाख वर्ष लगेंगे प्रकाश को वहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, अब है कि ओरियन नेबुला। ये क्या है? तो मंदाकिनी का सबसे शीतल व चमकीले तारों का क्षेत्र, जो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है उसका जो सबसे शीतल और चमकीले तारों का क्षेत्र है वो ओरियन नेबुला है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रतिसरण नियम। इसके प्रतिपादक कौन हुए? एडविन हबल। जो प्रतिसरण नियम है इसके बारे में आपने अभी पढ़ा भी था यहाँ पे, एडविन हबल से संबंधित, कि इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, क्यों? तो क्योंकि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो हबल ने ये बताया तो उसी नियम को प्रतिसरण नियम कहा जाता है। ठीक है, मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। ठीक है, लेकिन इसको लेकर के भी काफ़ी सारे विवाद हैं, तो विवादों में नहीं फंसना है हमें। एक सेकेंड, चलिए आगे अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तारों का रंग। ठीक है, तारों के रंग से उसके तापमान और उम्र का पता चलता है। ठीक है, रंग से तापमान ज्ञात होता है। रंग और अवस्था देखिए, अगर नीला रंग है, नीला या सफ़ेद है तो युवा तारा है। ठीक है, वहीं बात करें नारंगी की तो प्रौढ़ तारा है। लाल कलर का तारा है तो वह वृद्ध अवस्था में है और अब वह जो है समाप्त होने के कगार पे है। बात करें चंद्रशेखर सीमा की तो इसके प्रतिपादक हुए एस चंद्रशेखर, जो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, उनका जो ओरिजिन था वो भारत था, लेकिन
जो है वो मुख्यतः अमेरिका के निवासी थे। ठीक है। सीमा क्या है चंद्रशेखर सीमा? तो कोई पिंड अगर उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना है, ठीक है, तो वह चंद्रशेखर सीमा होगा। ठीक है। पुरस्कार, इनको जो पुरस्कार दिया गया 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला इन्हें W.A. फाउलर के साथ, 2 व्यक्तियों को मिला था, उसमें से एक चंद्रशेखर भी थे। ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, चलिए अभी आगे देखते हैं हम लोग। न्यूट्रॉन तारा की बात करें तो इससे आपको दरोगा में भी पूछा गया था प्रश्न इस बार। न्यूट्रॉन तारा क्या है? तो सुपरनोवा विस्फोट से बचे अत्यधिक घनत्व वाले केंद्रीय भाग से निर्मित है। सुपरनोवा क्या है? तो न्यूट्रॉन तारा क्या है? तो जब सुपरनोवा विस्फोट होता है, मतलब एक ब्लैक होल में जब विस्फोट होता है, तो उसके बाद जो उससे बचा हुआ अत्यधिक घनत्व वाला जो केंद्रीय भाग से निर्मित होता है वह न्यूट्रॉन तारा है। न्यूट्रॉन तारा के बारे में बताएं तो अधिक गति से चक्कर लगाने वाले न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है? पल्सर कहा जाता है। एक सेकेंड, हाँ, तो पल्सर क्या है? पल्सर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, आपको घटना चक्र में कई सारा इस तरह का प्रश्न मिल जाएगा। अधिक गति से चक्कर लगाने वाले न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहा जाता है। यह तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। न्यूट्रॉन तारा जो है तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। ठीक है। बात करें कृष्ण विवर यानी कि ब्लैक होल की, तो ऐसा स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि प्रकाश या कोई वस्तु पलायन नहीं कर सकती। ठीक है। कृष्ण विवर का निर्माण, जब न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान एक स्थान पर संकेंद्रित हो या सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना अधिक वाले तारे विघटित हो। ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर कोई ऐसा पिंड है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान सूर्य के 3 गुने द्रव्यमान से अधिक है और जब वो विघटित होता है तो एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। ठीक है। या फिर जब न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान एक स्थान पर संकेंद्रित हो जाए, मतलब न्यूट्रॉन तारा चूंकि केंद्रीय भाग से ही बना होता है सुपरनोवा से, सुपरनोवा के बाद, ठीक है, तो वो जो है चूँकि उसका घनत्व बहुत अधिक होता है, जब वही एक जगह पे केंद्रित होने लगे, ठीक है, उससे भी ब्लैक होल का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपको तारामंडल। एक सेकेंड दोस्तों, तारामंडल जो है आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। वर्तमान में तारामंडल में उनके आसपास के वातावरण को भी शामिल माना जाता है। यहाँ से अमूमन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक इंफॉर्मेशन के तौर पे दिया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU के अनुसार तारामंडलों की संख्या 88 मानी गई है। चलिए ध्रुव तारे की बात करें। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही ध्रुव तारा कहते हैं। एक मोटा मोटी बताया गया है कि उत्तरी ध्रुव के तरफ ही उनका जो है स्थान मतलब होता है, और जब भी आप अपने छत पे से देखेंगे तो उत्तर दिशा की ओर जो है ध्रुव तारा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए भी इसको ध्रुव तारा कहा गया है, क्योंकि पोल मतलब जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है वहाँ से स्पष्ट यह दिखता है। यह आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और देखा जाता है कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर ये दिखाई देता है। ठीक है, यह लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। ठीक, तो याद रखना है, कभी अगर पूछा जाए कि ध्रुव तारा किस तारा समूह का हिस्सा है तो लिटिल बियर तारा का। ठीक है, आगे सौर मंडल की संरचना। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है चीज़ों को, क्योंकि यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, सौर मंडल सूर्य पृथ्वी सदृश ग्रहों, ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल में क्या क्या आएगा? सूर्य आएगा, पृथ्वी और कई सारे जो ग्रह हैं, विभिन्न उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड, जिसमें कि आपको धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, इस तरह की चीज़ें आएंगी, जिसमें सूर्य एक तारा है तथा इसके 8 ज्ञात ग्रहों में से क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं।
सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो ऊर्जा और प्रकाश जो हमें मिलता है, जो पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, ये चीज़ें आप जो है इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस आधार पर खगोलीय पिंडों को दो वर्गों में बांटा गया है। किस आधार पे? तो ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा और प्रकाश के मतलब ऊर्जा और प्रकाश जो है, चूँकि पृथ्वी के पास अपना प्रकाश उत्सर्जन का जो है सिस्टम नहीं है, इसको ऊर्जा जो है मिलता है सूर्य से। ठीक है, तो इसी आधार पर इसको ग्रह माना गया है। और तारे क्या होते हैं? उसके पास अपनी प्रकाश होती है, अपना ऊर्जा होता है। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ठीक है, ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, हीट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जैसे कि तारे, तो ये तारे कहलाए। दूसरा, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, ये प्रकाश के लिए सूर्य समान तारों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि ग्रह। ठीक है, तो ग्रहों के लिए एक विशेषता यह भी है कि उनके पास अपनी ऊष्मा अथवा प्रकाश नहीं होनी चाहिए। चलिए, ग्रहों के लिए जो है कुछ ग्रहों से संबंधित डेटा आपको दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सूर्य से दूरी दिखाया गया है वह खगोलीय दूरी में मापा गया है। अब खगोलीय दूरी क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। खगोलीय दूरी की बात करें तो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है, ठीक है, वह खगोलीय दूरी, एक खगोलीय दूरी माना जाता है। ठीक है, बात करें बुध की, तो बुध की जो सूर्य से दूरी है वह 0.387 खगोलीय दूरी है। ठीक है, घनत्व तो इसका इस तरह से डेटा सारा कुछ आपके पास उपलब्ध है। आप इस चार्ट को एक बार सिर्फ देख लेंगे, ज़्यादा याद नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा बस हम लोग सूर्य का देख लेंगे कि चूँकि इसका जो है पृथ्वी के आसपास दिखता है। घनत्व की बात कर लें या फिर आप जो है अर्धव्यास यानी त्रिज्या की बात कर लें। ठीक है, तो चलिए एक सेकंड, सॉरी। देखिए, सूर्य से दूरी खगोलीय इकाई में है। अब मैंने आपको बताया, अर्थात पृथ्वी की मध्यमान दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर जो है सूर्य से दूरी है पृथ्वी की, और उसे ही एक खगोलीय इकाई या फिर एक खगोलीय दूरी कहा गया है। ठीक है, माप इकाइयाँ प्रकाश वर्ष, पारसेक और ब्रह्मांड वर्ष। प्रकाश वर्ष के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा? एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब पारसेक, पारसेक जो है 3.26, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3.3 अप्रॉक्सीमेट लिखा गया है, बाकी 3.26 प्रकाश वर्ष जो है वो क्या कहलाता है? वो एक पारसेक होता है। ठीक है, तो चलिए, यह दूरी की माप की इकाई है जो लगभग 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर है। बात करें ब्रह्मांड वर्ष की, तो सूर्य सौर मंडल के अन्य सदस्यों सहित मंदाकिनी, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर लूँ। ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड वर्ष की बात कर रहे थे। सूर्य सौर मंडल के अन्य सदस्यों सहित मंदाकिनी या आकाशगंगा की एक परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। इस अवधि को ही ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ठीक है, आगे खगोलीय इकाई की बात करें। ठीक है, तो यह सूर्य से पृथ्वी की मध्य औसत दूरी है। इसे अभी हम लोगों ने देखा था, 14,95,98,000 अप्रोक्सीमेट किलोमीटर बताया गया था। सूर्य की बात करें तो सूर्य एक मध्यम आयु का मध्यम तारा है। ठीक है, इसका व्यास लगभग 13.9 लाख किलोमीटर है। सूर्य की वर्तमान आयु जो है 14.7 अरब वर्ष है। सूर्य के द्रव्यमान का करीब 70.6% भाग जो हाइड्रोजन, एक सेकंड दोस्तों, सूर्य के द्रव्यमान का 70.6% भाग हाइड्रोजन और 27.4% भाग जो है वह हीलियम से निर्मित है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। चूँकि ऐसे तो 8 मिनट 20 सेकेंड है, तो बाकी आप लोग 8 मिनट 20 सेकेंड याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लगभग करके बताया गया, अप्रॉक्सीमेट 8 मिनट बताया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए,
सूर्य के केंद्र का जो तापमान है वह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का जो केंद्र है वहाँ जो तापमान है वह करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जो नाभिकीय संलयन के अनुकूल है। अब ध्यान दीजिएगा, सूर्य का तापमान जो है या फिर सूर्य में जो तापमान या फिर हीट जो उससे उत्सर्जित हो रहा है वह किसका परिणाम है? तो नाभिकीय संलयन का परिणाम है। ठीक है। सूर्य के केंद्र का तापमान बाह्य परत यानी प्रकाश मंडल से अधिक होता है। सूर्य का जो सबसे बाहरी परत है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। सूर्य की संरचना, प्रकाश मंडल। सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर होता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का जो भाग जो है हमें दिखता है पृथ्वी से वह प्रकाश मंडल कहलाता है और इसका जो तापमान है वह 5500 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। प्रकाश मंडल में ही सौर कलंक यानी सन स्पॉट्स पाए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूर्य के किस भाग में आपको सन स्पॉट यानी कि सौर कलंक देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश मंडल। अब कोरोना, इसको लेकर के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रकाश मंडल का बाहरी भाग है जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, इसे किरीट या कोरोना कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि चूँकि यह सूर्य ग्रहण के ही समय दिखाई देता है, तो आपसे प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य का वह कौन सा भाग है जो केवल सूर्य ग्रहण के ही समय दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है किरीट या कोरोना बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों अम्बरा एवं पेनुम्बरा। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक यानी कि सनस्पॉट में काले केंद्र को अम्बरा कहते हैं तथा इसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है जिसे पेनुम्बरा कहते हैं। ठीक है। मतलब प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक यानी जो सौर धब्बा है यानी सनस्पॉट है उसमें जो है काले रंग का एक केंद्र होता है, उसको अम्बरा बोलते हैं तथा इसके चारों ओर उसके मतलब चारों तरफ जो है एक हल्के रंग का क्षेत्र होता है जिसे पेनुम्बरा कहते हैं। देखिए, संपूर्ण सौर तंत्र से होकर प्रवाहित होने वाली पवन को सौर पवन कहते हैं। ठीक है। आपको यह भी याद रखना है। आगे अरोरा, अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरणों, सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों के मध्य घर्षण के कारण ध्रुवों के ऊपर एक रंगीन चमक उत्पन्न होती है जिसे अरोरा कहते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक सेकंड ध्यान दीजिए। अरोरा, अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरणों, जो किरणें आती हैं, सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों के मध्य, इन सभी के घर्षण जो होता है, इन सभी के बीच जो घर्षण होता है उसके कारण ध्रुव के ऊपर, पृथ्वी की जो 2 ध्रुव है उसके ऊपर जो एक रंगीन चमक उत्पन्न होता है। इसी चमक को जो है अरोरा कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करें तो उत्तरी ध्रुव पर जो है इसी अरोरा जो चमक दिखाई पड़ता है उसको अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। वहीं अगर यह दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है तो उसको अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे। अब ग्रहों को लेकर के देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2006 में ग्रह की नई परिभाषा दी और उसी परिभाषा के तहत जो है प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है। उस परिभाषा के अनुसार जो है ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना जाएगा जो इसके तहत 2-3 बिंदु दिए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। मतलब ग्रह वही है जिसकी जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हों। देखिए, अभी मैंने बताया था आपको कि एक इलिप्टिकल पाथ पे, ठीक है, उसका अनुसरण करते हुए पृथ्वी या अन्य ग्रह जो भी हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो एक अपनी निश्चित जो है कक्षा होनी आवश्यक है ग्रह होने के लिए। ठीक है, ग्रह होने की एक शर्त यह है। दूसरी बात, ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी होनी चाहिए ताकि अपनी कक्षा के आसपास अवस्थित अन्य पिंडों यानी कि जैसे उल्का पिंड हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए, तो इन सभी पिंडों को या तो खुद में समाहित कर ले या कक्षा से पूर्णतः बाहर कर दे। ठीक है, तो यह भी एक शर्त माना गया है। अगला शर्त है
कि ऐसा खगोलीय पिंड जिसमें पर्याप्त द्रव्यमान हो ताकि वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपने लगभग गोलाकार स्वरूप को संतुलित रख सके। तो ये 3 शर्त थे जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा ग्रह होने की परिभाषा दी गई, उसके तहत जो है ये सारी चीज़ें बताई गई। चलिए अब आगे देखते हैं। ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता है, अभी हमने देखा था। ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। आगे बात करें तो ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, या फिर इसी को परिभ्रमण भी कहते हैं, यानी इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। जबकि उनका सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। देखिए जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, इसका एक अक्ष है और इस तरह से सपोज कि यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, और अगर कक्षा पे ये इस तरह से चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और एक चक्कर पूरा करता है, तो ये जो गति है, कक्षीय जो गति है, ये कहलाएगी परिक्रमण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिक्रमण, ठीक है। वहीं बात करें कि ये अपने अक्ष के परितः, इसके परितः जब ऐसे एक राउंड लगाएगी जिससे कि दिन और रात होता है, तो यह कहलाएगा आपको घूर्णन। ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाएगा? घूर्णन। एक सेकंड दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे परिक्रमण को समझ गए। आगे ग्रहों का वर्गीकरण, आंतरिक या पार्थिव ग्रह, इसको आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। आंतरिक ग्रहों की बात करें तो इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को रखा गया। यही 4 ग्रह जो हैं वो आंतरिक ग्रह हैं। आगे हम लोग इसमें अंतर भी देखेंगे। बाह्य ग्रहों की बात करें या जोवियन ग्रह इसी को कहा जाता है, तो उसमें आपको 4 ग्रह इसे यहाँ भी हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। क्रम, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, ठीक, देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए तो सबसे पहले बुध है, फिर उसके बाद आपको शुक्र है, फिर पृथ्वी, इसी तरह से मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो ये सूर्य से दूरी के अनुसार। बात करें आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले छोटा, ठीक है, सबसे पहले छोटा, उसके बाद फिर उससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा। बात करें आकार की तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, मंगल उससे बड़ा है, ठीक है। बात करें शुक्र की तो मंगल के बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी। तो अगर बढ़ते क्रम में देखें तो पृथ्वी चौथे स्थान पर है, ठीक है, और घटते क्रम में देखें तो पृथ्वी जो है 5वें स्थान पे है। मतलब पृथ्वी जो है आकार में 5वां बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। आकार के अनुसार भी दे दिया गया है, वहीं दूरी के अनुसार भी बता दिया गया है। बात करें दूरी की तो दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरे स्थान पे है सूर्य से दूरी के क्रम में। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, पार्थिव एवं जोवियन ग्रहों में अंतर। देखिए पार्थिव ग्रहों का निर्माण सूर्य के निकट हुआ है। ध्यान दीजिएगा, पार्थिव ग्रह जो भी हमने 4 देखे हैं उसका निर्माण सूर्य के निकट हुआ है, मतलब वह सूर्य के निकट है। बात करें पार्थिव ग्रहों की तो पार्थिव ग्रहों की सूर्य से निकटता के कारण ही यहाँ तापमान अधिक होता है, ठीक है। तापमान जो है अधिक पाया जाता है पहले 4 ग्रहों में, बाकी बाद के जो 4 ग्रह हैं उसमें तापमान काफ़ी कम पाया जाता है। जोवियन ग्रहों का निर्माण सूर्य से अधिक दूरी पर हुआ है। जोवियन ग्रहों के सूर्य से कम निकटता के कारण यहाँ पार्थिव ग्रहों की अपेक्षा तापमान कम पाया जाता है। आगे, सूर्य के निकट सौर वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण यह पार्थिव ग्रहों से धूल कण और गैसों को उड़ा कर ले गई, अर्थात इन ग्रहों में अत्यधिक कमी पाई जाती है, इनकी अत्यधिक कमी पाई जाती है। सूर्य के निकट सौर वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण यह पार्थिव ग्रहों से धूल कण, देखिए जो पार्थिव ग्रह हैं इसमें क्या है, पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह बोला जाता है, ठीक है।
तो इसमें क्या हुआ कि चूँकि सूर्य के काफ़ी निकट है, जो बहुत सारे धूलकण थे, काफ़ी तरह की गैसें थी, तो इसको जो है सूर्य अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठीक है, बात करें जोवियन ग्रहों की, तो सूर्य से अधिक दूरी पर सौर वायु शक्ति कम प्रभावशाली होती है। चूँकि दूरी बहुत अधिक है अंतिम 4 ग्रहों को लेकर के, तो इसीलिए जोवियन ग्रहों पर धूलकण एवं गैसों की अधिकता पाई जाती है। इसको जो है सूर्य उतनी अधिक दूरी से अपनी ओर नहीं खींच पाया। ठीक है, चलिए, पार्थिव ग्रहों के छोटे आकार के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, जिससे यह गैसों को अपनी ओर अधिक मात्रा में आकर्षित नहीं कर पाए। इसके साथ साथ इन ग्रहों पर बाहरी धातु जैसे चूँकि यहाँ पे बाहरी नहीं भारी होना चाहिए था, मैं नोट्स में सुधार कर दूंगा। इन ग्रहों पर भारी धातु जैसे लोहा और निकेल अत्यधिक मात्रा में शामिल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो भारी धातु हैं वो पार्थिव ग्रहों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लोहा निकेल हम लोग देखेंगे कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, सियाल सीमा नीफे की बात हम लोग करते हैं, जो आंतरिक परत है पृथ्वी की, ठीक है, वहाँ जो है आपको नीफे पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? नीफे पाया जाता है, मतलब निकेल और फेरस मतलब लोहा। ठीक, एक सेकेंड, चलिए देखते हैं। जोवियन ग्रहों के बड़े आकार के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है, जिस कारण गैसों का संकेंद्रण यहाँ अधिक पाया गया। ठीक है, जोवियन ग्रहों की बात कीजिएगा तो वहाँ आपको गैसों की मात्रा बहुत अधिक मिलती है। ठीक है, पार्थिव ग्रह के उदाहरण हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल, ये ठोस ग्रह है। वहीं चूँकि गैसों की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो जोवियन ग्रहों के उदाहरण हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण तथा नेपच्यून। ये गैसीय ग्रह हैं, यहाँ गैसों के बादल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बाइफरकेट करते हुए अलग अलग ग्रहों को देखते हैं। बात करें बुध की, तो स्थिति व आकार जो है, स्थिति और आकार की बात करते हैं। तो स्थिति तो चूँकि चलिए सूर्य के बेहद निकट है, और यह आकार में सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। परिक्रमण की बात करें तो 88 दिन में सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। गति की बात करें तो कक्षीय गति सौरमंडल में सबसे अधिक इसी की है। ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड, कुछ स्रोतों में 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड भी बताया गया है। तापमान की बात करें तो यहाँ दिन अत्यधिक गर्म और रातें काफ़ी बर्फीली होती है, इसीलिए तापांतर सभी ग्रहों में से सर्वाधिक तापांतर यहाँ पाया जाता है। चलिए, अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं। विशेषता, बुध का जो है कोई उपग्रह नहीं है और यहाँ वायुमंडल भी नहीं है। शुक्र की बात करते हैं तो इसकी स्थिति जो है पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है। सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला जो पिंड है, जो पृथ्वी से देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा चमकीला हमें सूर्य दिखाई पड़ता है, दूसरे स्थान पर चंद्रमा आता है। ठीक है, वहीं इन दोनों के बाद जो सबसे अधिक चमकीला पिंड दिखता है वह शुक्र है। ध्यान दीजिए, सांझ का तारा भोर का तारा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शाम को यह पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, जहाँ की सूर्यास्त होता है, और सुबह में यह पूर्व दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहा गया है। पृथ्वी की बहन भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि आकार एवं घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है ये। ठीक है, बात करें वायुमंडल की, तो अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित है। यहाँ का जो वायुमंडल है वह 90 से 95% जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड है, और सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं जो तापमान को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसका प्रभाव क्या है? तो प्रेशर कुकर जैसी स्थितियाँ रहती है, और यह सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ जो औसत तापमान है लगभग 465 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, बात करें घूर्णन दिशा की, तो शुक्र एवं अरुण की दिशा विपरीत होती है। जो घूर्णन दिशा है शुक्र एवं अरुण की, वह अन्य सभी ग्रहों से विपरीत है। तो जब भी आपसे दिशा याद करना हो आपको, घूर्णन दिशा क्या है, तो आप सिर्फ शुक्र और अरुण का याद रखिए, बाकी सबका उल्टा होगा। जैसे शुक्र और अरुण जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी दक्षिणावर्त,
वहीं अन्य जो ग्रह हैं वह वामावर्त यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, तो चलिए आगे इसमें देखते हैं। बात करें शुक्र की तो बुध की तरह ही इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। समय की बात करें तो परिक्रमण काल इसका 225 दिन है, कुछ स्रोतों में 255 भी बताया जाता है, और घूर्णन काल इसका 243 दिन है। ठीक है, यहाँ दिन और रात सौर मंडल में सबसे लंबे होते हैं। चूँकि 243 दिन में अपने अक्ष पे भी एक चक्कर घूमता है, इसीलिए यहाँ दिन भी मतलब जिस तरफ सनलाइट पड़ रहा, ठीक है, तो वहाँ पे एक लंबे समय तक दिन रहता है। जिस तरफ जो अंधेरा है तो वहाँ लंबे समय तक अंधेरा रहता है। ठीक है, एक दिन वहाँ जो है वहाँ का एक दिन यहाँ के 243 दिन के बराबर है। ठीक, चलिए पृथ्वी की बात करें तो विशेषता, सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो सका है। आकार व क्रम की बात करें तो यह 5वां बड़ा ग्रह है। ठीक है, पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा है। अभी हमने पार्थिव या आंतरिक ग्रहों की बात की थी, तो उसमें पृथ्वी जो है सबसे बड़ा है। वहीं अगर पूरे सौरमंडल की बात करें, सौरमंडल के अन्य ग्रहों की बात करें, तो पृथ्वी का जो आकार है वह 5वां बड़ा ग्रह की गिनती में पृथ्वी को रखता है। आगे सूर्य से दूरी में जो है यह तीसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पे बुध है, उसके बाद जो है आपको वीनस यानी कि शुक्र है, और उसके बाद जो है जस्ट तीसरे स्थान पे सूर्य से दूरी के क्रम में वह हमारी पृथ्वी है। बात करें संरचना की तो अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव है। ठीक है, ध्रुवों पर चपटी होने के कारण इसका आकार भूआभ है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जियोइड के बारे में कि पृथ्वी के जैसा आकार को ही जियोइड कहते हैं, यानी भूआभ। ठीक है, उपनाम, जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। घूर्णन, घूर्णन काल इसका जो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है, लगभग एक दिन। ठीक है, परिक्रमण की बात करें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, मतलब समझिए कि लगभग एक वर्ष है। चूँकि एक वर्ष में जो है हम लोग 365 दिन लेकर के चलते हैं, जबकि इसमें ये 5 घंटे 48 मिनट अलग से हो जाता है, मतलब 6 घंटे के करीब। तो इसीलिए चूँकि 4 वर्ष में एक 24 घंटा हो जाता है, तो एक दिन का समय अलग से हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, तो एक दिन लीप ईयर में ऐड कर दिया जाता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए बात करें उपग्रह की तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, तो इसे निवास योग्य क्षेत्र या जीवन क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब जहाँ जीवन संभव है वह गोल्डीलॉक्स जोन है। यह तारे से वह दूरी है जहाँ ग्रह की सतह पर तरल जल मौजूद हो सकता है। मतलब किसी भी तारे से वह एक दूरी का मापक है, वह दूरी है जहाँ ग्रह की सतह पर तरल जल, मतलब जल जो है तरल अवस्था में मौजूद हो, तो वो क्या कहलाएगा, गोल्डीलॉक्स जोन। यह दो क्षेत्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु है जो जीवन हेतु सहायक होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं मंगल। देखिए स्थिति, आकार में 7वां बड़ा ग्रह है, और थोड़ी से दूरी की बात करें तो पृथ्वी के बाद इसका स्थान आता है, और यह चौथा स्थान रखता है दूरी के क्रम में। आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी, आंतरिक ग्रहों में 4 ग्रह थे, जो कि पहला था बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल। ठीक है, बात करें परिक्रमण काल की तो लगभग 687 दिन इसका 687 दिन इसे लगते हैं सूर्य का पूरा एक चक्कर काटने में। बात करें उपनाम क्या है इसका, लाल ग्रह कहा जाता है इसे। क्यों कहा जाता है, तो आयरन ऑक्साइड के अधिकता के कारण। यहाँ जो है Fe3O2 फेरिक ऑक्साइड, याद रखिएगा दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड की बहुलता पाई जाती है। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल,
यहाँ पे जो है दोस्तों, मुझे इस फैक्ट में थोड़ा सा कुछ गलती लग रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 95% लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट्स में, मैं इसको चेक करके उसके बाद आपको अपडेट कर दूंगा नोट्स में। ठीक है, हो जाती है गलतियाँ कई बार। झुकाव अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी जो दिन और रात है पृथ्वी के समान ही है। ठीक है, उपग्रहों की बात करें तो इसके दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, पहला फोबोस है, दूसरा डिमोस है। डिमोस के बारे में कथन है कि डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, भूगोल की बात करें तो सबसे बड़ा जो मतलब इसकी ज्वालामुखी, यहाँ जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत कह सकते हैं, ओलंपस मोन्स है। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत यह जो है निक्स ओलंपिया नामक एक पर्वत भी है मंगल पे, और यह एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर की। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। ठीक है, मतलब इसका द्रव्यमान भी सबसे अधिक है और आयतन भी सबसे ज़्यादा है। दूरी में 5वें स्थान पर है। समय यानी परिक्रमण में इसको 12 वर्ष लगते हैं। घूर्णन अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट, मतलब अब वहाँ जो एक दिन होता है वह 9 घंटे 56 मिनट में पूरा हो जाता है। ठीक है, बात करें उपग्रह की तो इसके पास 95 उपग्रह हैं। दूसरा सर्वाधिक मतलब शनि के पास सबसे अधिक है। उसके बाद जो स्थान आता है उपग्रहों की संख्या को लेकर के तो बृहस्पति का ही है। प्रमुख जो उपग्रह हैं, एक तो गैनीमीड है, ठीक है, कैलिस्टो है, यूरोपा है। ठीक है, इसके उपग्रह हैं, और जो गैनीमीड है वह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, विशेषता इसकी खोज गैलीलियो ने की। जो बृहस्पति ग्रह है इसकी खोज गैलीलियो ने किया। यहाँ का पलायन वेग सबसे अधिक है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, और बात करें हम बृहस्पति की तो वह 59.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड बताया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इधर देखते हैं। तारा सदृश ग्रह और मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा गया है। तारा सदृश, ठीक है, किसे कहा गया है? बृहस्पति को, चूँकि बहुत बड़ा है इसीलिए इसको तारा सदृश और मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा गया है। ठीक है, लघु सौर तंत्र, स्वयं की रेडियो ऊर्जा है इसके पास। वायुमंडल में हाइड्रोजन है, हीलियम, मीथेन और अमोनिया है इसमें। ठीक है, मिशन नासा का जूनो मिशन 2011 में भेजा गया था बृहस्पति के अध्ययन के लिए, जो कि 2016 में पहुंचा है। ठीक है, शनि की बात करें तो आकार में दूसरा बड़ा और दूरी में 6ठे स्थान पे है। सूर्य से दूरी की बात हो रही है। विशेषता, चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय या छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, घनत्व इसका 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, और यह सभी ग्रहों में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। ठीक है, अब बताइए 0.7 है इसका घनत्व, तो यह तो पानी पे भी तैर जाएगा क्योंकि पानी भी इससे भारी है। ठीक है, बात करें रंग की तो पीली अमोनिया कणों की परत के कारण यह पीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, अमोनिया के कणों के कारण जो है शनि ग्रह पीला दिखाई पड़ता है, और इसे गैसों का गोला भी कहते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया इसमें बहुतायत मिलते हैं। घूर्णन में इसको 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं, जबकि परिक्रमण यह 29 वर्ष 5 माह या फिर 29 वर्ष कर सकते हैं, उतना समय लगता है। बात करें उपग्रह की तो इसके पास अभी तक कुल 274 उपग्रह हैं। ठीक है, यह संख्या बदलती रहती है। टाइटन, शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह टाइटन है, और सौरमंडल का दूसरा बड़ा। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा तो गैनीमीड जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, और टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा। सबसे पहले खोजा गया, ठीक है, शनि का जो सब उपग्रह है वह टाइटन, वह सबसे पहले खोजा गया था। अब यहाँ पे देखिए, एनसेलेडस, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि शनि ग्रह पे पाया गया। फोबे विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। ध्यान दीजिएगा, फोबे जो है एक उपग्रह है शनि का ही, और यह जो है विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है यानी घूर्णन करता है। यह अंतिम ग्रह है जिसे आँखों से देखा जा सकता है।
एनसेलेडस जो है यह एक उपग्रह है जहाँ की सक्रिय ज्वालामुखी मिला है। और शनि के बारे में यह भी कहा जाता है कि अंतिम ग्रह है जिसे आँखों से हम लोग देख सकते हैं। अरुण की बात करें तो इसकी स्थिति एवं आकार में तीसरा बड़ा है, वहीं दूरी में सातवां। ठीक है। खोज जो है इसकी अरुण की वह विलियम हर्शेल ने किया था। विशेषता की बात करें तो मीथेन गैस के कारण यह नीला या हरा रंग का प्रतीत होता है। ठीक। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण को। घूर्णन की बात करें तो पूरब से पश्चिम दक्षिणावर्त दिशा में जो है यह घूमता है। हमने शुक्र और अरुण की बात की थी कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है, वहीं सूर्यास्त की बात करें तो वह पूरब में होगा। शनि की तरह इसमें भी छल्ले पाए जाते हैं, यानी वलय पाए जाते हैं। ठीक है। इसके 28 ज्ञात उपग्रह हैं अभी तक, और परिक्रमण का जो समय है इसका वह 84 वर्ष का समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। बात करें वरुण की तो स्थिति आकार में चौथा बड़ा ग्रह है और दूरी में 8वां। सर्वाधिक ठंडा ग्रह भी है और इसका जो रंग है वह हरा नीला कलर का होता है। ठीक है। परिक्रमण 165 वर्ष इसको परिक्रमण में लगते हैं। ठीक है। खोज की बात करें तो जॉन काउच, एडम्स और कार्बन ली वेरियर ने जो है परिकल्पना दी और जॉन गाले ने 1846 में इसको खोजा है इन्हीं के मापदंडों के आधार पर। ठीक है। उपग्रहों की बात करें तो वरुण के अभी तक कुल 16 उपग्रह ज्ञात हैं। प्रमुख उसमें से ट्राइटन है। ध्यान दीजिएगा, टाइटन जो उपग्रह है वह शनि का है और ट्राइटन जो है वह वरुण का उपग्रह है। यहाँ गीजर उष्णोत्स के प्रमाण मिले हैं, गीजर या उष्णोत्स। चलिए बौने ग्रह की बात करें। ठीक है। तो इसकी खोज जो है 1930 में क्लाइड टॉमबैग ने किया है प्लूटो की खोज, क्योंकि प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो प्लूटो की खोज क्लाइड टॉमबैग ने किया था। 2006 तक जो है यह 9वां ग्रह था, लेकिन 6 में प्राग में एक सम्मेलन होता है। ठीक है। उसी सम्मेलन में ग्रहों की एक नई परिभाषा जारी की जाती है। उसी परिभाषा के तहत प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। कारण क्या था? नेपच्यून, ठीक है, यानी वरुण की कक्षा को यह काटता था। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण इसका कम था, आकार कई उपग्रहों से भी इसका आकार छोटा था। वर्तमान बौने ग्रह के कुछ नाम दिए गए हैं, जिसमें सेरेस है, प्लूटो, एरिस, हाउमिया, मेकमेक। ठीक है। परिभाषा 2006, इस परिभाषा को हम लोग देखे ही थे, एक बार फिर देख लें। पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण गोल आकार के लिए। ठीक है। सूर्य का चक्कर, आसपास भीड़ भाड़ ना हो, जो इसे पूरा नहीं करते हैं वे बौने ग्रह हैं। तो मोटा मोटी जो ग्रह की परिभाषा है उसी में बता दिया गया कि जो इसका इसकी पूर्ति नहीं करेंगे वे बौने ग्रह की श्रेणी में पाए जाएंगे। आगे देखें, ग्रहों की समय सारणी को लेकर के कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे दी गई है। ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं, सारी चीज़ें तो देखते ही आए, बाकी एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ों को ला करके यहाँ दे दिया गया है। इसको एक बार देख लीजिएगा। ग्रहों पर उपस्थित गैसें, ये ज़रूरी है, आप इसको देखिए। बुध वायुमंडल रहित है, लेकिन हाइड्रोजन का हल्का आवरण मिलता है। शुक्र की बात करें तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में मिला है। 90 to 95% जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही पाया जाता है। पृथ्वी बात करें तो यहाँ नाइट्रोजन सबसे अधिक है, उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें। मंगल पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑर्गन पाया गया है। बृहस्पति की बात करें तो हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया। शनि की बात करें तो अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम। अरुण की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। वरुण की बात करें तो मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए, अब अगर प्रश्न को कठिन बनाना हो, ठीक है, तो यहाँ से आपको एक प्रश्न डाल दिया जाएगा, लेकिन अमूमन इसे पूछा नहीं गया है इस तरह से। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है, जबकि बुध सबसे नज़दीक है सूर्य के, फिर भी सबसे गर्म शुक्र क्यों है? तो इसको लेकर के आप बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% जो है उसके वायुमंडल में उसकी मौजूदगी है, 90 से 95% तक, इसीलिए जो है वो
एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में एक्ट करता है और वहाँ का तापमान जो है काफ़ी ऊंचा रहता है। तो ये चीज़ें अलग है, बाकी आपसे इस तरह के प्रश्न कभी देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी आ जाए तो दो तीन जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, जैसे कि एक तो शनि हो गया, अरुण हो गया, ठीक है, और बृहस्पति का भी आप देख लीजिएगा, ठीक ना। इन चीज़ों को आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है, ये ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी का एक प्राकृतिक ग्रह है, एकमात्र उपग्रह है, वह है चंद्रमा। प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर तो काटता ही है, साथ ही साथ सूर्य का भी चक्कर काटता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इनमें अपनी चमक नहीं होती है, सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। सबसे अधिक उपग्रह जो है शनि के पास है, और कोई उपग्रह नहीं है तो ऐसे ग्रह हैं बुध एवं शुक्र। चलिए चंद्रमा की बात करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है, उत्पत्ति पृथ्वी के टुकड़े से हुई है, वायुमंडल यहाँ नहीं होता है। चंद्रमा में जो है वायुमंडल नहीं है, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पेरिजी, पृथ्वी चंद्रमा की न्यूनतम दूरी जो है वह पेरिजी कहलाता है। अब पेरिजी क्या है, तो जब न्यूनतम दूरी होता है पृथ्वी से चंद्रमा की, तो चंद्रमा ज़्यादा बड़ा और थोड़ा ज़्यादा चमकीला दिखता है। अपोजी की बात करें तो वह पृथ्वी और चंद्रमा की अधिकतम दूरी को दर्शाता है, ठीक है। परिभ्रमण व परिक्रमण लगभग 27 दिन 8 घंटे। तो चूंकि इसका परिक्रमण और परिभ्रमण सेम है, ठीक है, परिक्रमण और घूर्णन सेम है, इसीलिए हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही पक्ष दिखाई देता है, ठीक है। ब्लड मून या टेट्राड, लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण का संयोजन जो है ब्लड मून कहलाता है, और उस समय चंद्रमा लाल दिखता है। चलिए धूमकेतु या पुच्छल तारे की बात करें तो ये आकाश में धूल, बर्फ और गैस से बने पिंड हैं। उदाहरण स्वरूप तो हेली जो है, हेली एक पुच्छल तारा है जो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी के पास से गुजरने वाले किसी भी धूमकेतु की सबसे कम अवधि किसकी है, तो वह धूमकेतु की। धूमकेतु अगली बार जो है 2062 में दिखेगा, इसको आप लोग याद रखें। आगे देखिए, क्षुद्र ग्रह स्थान, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में इन पिंडों की जो है पट्टी होती है। जैसे सपोज कीजिए ये मंगल ग्रह का कक्षा है, ठीक है, ये सूर्य है, और इसके बाद जो है बृहस्पति है, बृहस्पति का कक्षा है। तो ये जो आपको पट्टी दिख रहा है, जो खाली जगह दिख रहा है, इसमें लाखों करोड़ों जो है पिंड घूम रहे हैं, ठीक है। तो वही पिंड आपको क्या कहलाता है, तो वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में जो है ये परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। प्लूटो की बात करें 2006 में, आपने अभी देखा ही, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे ग्रह की श्रेणी से निकालकर क्षुद्र ग्रह या फिर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। प्रमुख क्षुद्र ग्रह सेरेस, सबसे बड़ा और सर्वाधिक चमकीला जो क्षुद्र ग्रह है वह सेरेस है। अन्य कौन कौन सा है, तो 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 243 ईडा, इसी तरह से कई सारे नाम हैं, ठीक है। आपको बस एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है। बात करें उल्का पिंडों की, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य अरबों संख्या में है, ठीक है। क्यूपर बेल्ट, वरुण ग्रह के बाद यह उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत है। तो यहाँ से वैसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ दिए गए तो आप क्यूपर बेल्ट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, तो वरुण ग्रह के बाद जो है उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत है कौन, तो क्यूपर बेल्ट। टूटता हुआ तारा क्या है, तो जब उल्का वायुमंडल में प्रवेश करता है तो गैसों के घर्षण के बाद आग लग जाता है उसमें, ठीक है, तो उसी को टूटता हुआ तारा मानते हैं लोग। अब है बात उल्काश्म की, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं। उल्का पिंडों की बात करें तो चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, ठीक है। अब ग्रहों के उपग्रह के बारे में यहाँ पे
एक इम्पोर्टेंट लिस्ट दिया गया है, इसको आप सब लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ खगोलीय अभियानों की बात की गई है, ठीक है। तो आपको जो PDF में दिया गया है इस पर अधिक चर्चा करना जायज़ नहीं होगा। आप बस एक बार सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो नासा से रिलेटेड कुछ चीज़ों को और इसरो से रिलेटेड कुछ चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। अब ये एक ज़रूरी चीज़ है, प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखा गया। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यह भी स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है। द वर्ल्ड एज आई सी इट, यह अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बात करें द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स, तो यह सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यानी S चंद्रशेखर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का जो तारा है वह प्रोक्सिमा सेंटोरी है, ठीक है। यह 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। बात करें अंतरिक्ष की तो 2 आकाशगंगाओं के मध्य का स्थान काला होता है, ठीक है। अंतरिक्ष से वैसे भी जब देखेंगे तो वायुमंडल के वजह से ही जो है हमें प्रकीर्णन के बाद जो है आकाश है वो नीला कलर का दिखाई देता है, लेकिन जो 2 आकाशगंगाओं के मध्य का स्थान है वह काला होता है। गॉड पार्टिकल, यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो हिग्स बोसॉन को ही वो गॉड पार्टिकल कहा जाता है। द्रव्यमान सिद्धांत, यदि कोई पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान जो है अनंत होगा। द्रव्यमान अनंत की बात नहीं कही गई है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है अल्बर्ट आइंस्टीन की, उसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी वस्तु की गति अगर हम प्रकाश की गति से अधिक कर देते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ने लगता है, ठीक है, और समय स्थिर हो जाता है। समय की स्थिरता को लेकर के मैं एक कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं, ठीक है। जैसे देखने का क्या है नियम कि जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, जैसे सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य की किरण हमारे आँखों तक आई, ठीक है, हमारे आँख पे आती है सूर्य की किरण, तो हमें जो है सूर्य दिखाई देता है, ठीक है। अब समझिएगा, सूर्य को हम देख रहे होते हैं, तो सपोज कीजिए कि यहाँ से कोई प्रकाश चला, ठीक है, और आते आते हमारे आँख तक पहुँचा, ठीक है। तो हमने जो देखा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने जो देखा वो क्या है, तो प्रकाश के आने से जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम देख रहे हैं। तो वह प्रकाश जब चला होगा सूर्य से और हमारे आँख तक जब पहुँचा तो उसके बीच में तो 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लग गया ना उसको। इसका मतलब है कि हम उस 8 मिनट 20 सेकंड पहले की घटना को देख रहे होते हैं। सपोज कीजिए कि सूर्य में कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, ठीक है, और सूर्य जो है कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, तो उसकी जानकारी हमें 8 मिनट 20 सेकंड के बाद लगेगी। उसकी जानकारी हमें 8 मिनट 20 सेकंड के बाद प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश के माध्यम से ही तो हम देखेंगे चीज़ों को, और प्रकाश के माध्यम से जब हम उसको देखेंगे, चूँकि प्रकाश को पहुंचने में ही 8 मिनट 20 सेकंड लग जाएगा, तो फिर हम उतना देर बाद जो है स्थितियों को भाप सकेंगे या जान सकेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब प्रकाश की गति से अधिक गति से अगर कोई वस्तु गतिमान है, ध्यान दीजिएगा, तो वह तो जो है सर्वाधिक गति के दायरे में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए माना जाता है कि समय भी उसका ठहर जाता है। एक सेकंड, चलिए अब आगे देखते हैं। ब्रह्मांडीय किरणें, कॉस्मिक रेज, ये बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आती है और इनका सर्वप्रथम अध्ययन मिलिकन ने किया था। ध्यान दीजिएगा, जो ब्रह्मांडीय किरणें हैं, कॉस्मिक रेज हैं, ये बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आती है और इसका अध्ययन सबसे पहले मिलिकन ने किया था। देखिए, नवीन खगोल शास्त्र का जनक केपलर को कहा गया है और आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को। तो आप मतलब इन तथ्यों को याद रखिएगा
जो नवीन खगोल शास्त्र के जनक पूछे जाएंगे तो केपलर हो जाएंगे, और जो आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक के बारे में पूछा जाएगा तो कोपरनिकस का नाम है। भ्रूण तारा प्रोटोस्टार को कहा जाता है, ठीक है, इसके विषय में काफ़ी कम पूछा गया है। तारे का संगठन, तारे में क्या क्या होता है, तो 70% हाइड्रोजन, हीलियम 28%, ठीक है, बाकी कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन, इस तरह के और भी तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो है ध्रुव, इसका उत्तरी ध्रुव भी कह सकते हैं, कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप को माना गया है, ठीक है। भारत में थुम्बा यानी केरल के तिरुवनंतपुरम में एक जगह है थुम्बा, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक पाया गया, ठीक है, इसीलिए यहाँ TERLS का मुख्यालय मतलब या फिर उसको स्थापित किया गया, ठीक है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित किया गया है थुम्बा में, केरल के थुम्बा में, ठीक है। आगे ब्लैक होल का क्या है इतिहास, तो 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत के तहत इसकी भविष्यवाणी की। 1967 में जॉन व्हीलर ने सबसे पहले ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया, और 1974 में स्टीफन हॉकिंग जो है उन्होंने काले विवर यानी कि यह उन्होंने खोज किया कि जो ब्लैक होल है वह विकिरण उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। सौर प्रभाव, सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इजेक्शन CMEs पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में गड़बड़ी करते हैं, जिससे संचार, GPS और पावर ग्रिड प्रभावित होते हैं। तो ये जो है हमारा पूरा आज का टॉपिक था, इसको आप सभी लोग रिवाइज कर लेंगे, बाकी PDF आपके पास रहता है। इसके लिए जो है हमारे पेड ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपके सामने इस चैप्टर से रिलेटेड 50 प्रश्न भी हमने उपलब्ध करा दिया है, आप इन प्रश्नों को भी देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा एक कंपाइल करके सारी चीज़ों को आपके सामने रख दिया है, और मेरा प्रयास है कि लगातार वीडियो के माध्यम से मैं आपकी तैयारी में अपना योगदान देता रहूं, और मैं आगे भी आपके साथ रहूंगा। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।